हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का। और मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पर टेस्ट 01 है दोस्तों, सामान्य ज्ञान का है। 100 नंबर का पूरा टेस्ट है। और इस टेस्ट की बात करें तो यह सामान्य ज्ञान वाला जो पार्ट है हमारा, जहाँ पे हमें आपको 5 फुल लेंथ जो टेस्ट है 100 नंबर के वो करवाने हैं। इसी का आज यहाँ पर एक है, यानी 5 में से एक है, तो 4 अब और बाकी हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्रैश कोर्स है। जनवरी 2023 तक ये सभी डाटा आपको कंप्लीट करवाना है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर कि क्लास लेट क्यों हुई, तो इसका कारण दोस्तों यहाँ पर यह है कि हमें खुद उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे मैसेज हमें आ जाएंगे कल यह अनाउंस करने के बाद। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैसेज पे मैसेज, फ़ोन पे फ़ोन बहुत सारे आए थे, और जिसके कारण प्रॉपर समय नहीं मिल पाया इस क्लास को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने का। तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास से, और यहाँ पर इसकी व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और ध्यान से सुनिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे कि उत्तरी गोलार्ध जो नॉर्थ पोल है वहाँ का जो सबसे बड़ा दिन है वह कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर देखना है 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर या फिर 21 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो यहां पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 21 जून। तो जी हाँ, 21 जून को नॉर्थ पोल का सबसे बड़ा दिन होता है। और ध्यान रख लेना दोस्तों कुछ और फैक्ट, यहीं पर अगर आपको साउथ पोल का पूछा जाए तो 22 दिसंबर होगा, और 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ध्यान रखना 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी में जो दिन रात होते हैं वो बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट वो यहां पर ये हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है ये किसने लिखी है। लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका राइट आंसर की बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आपको ध्यान रख लेना दोस्तों। और यहीं पर अगर मदन मोहन मालवीय जी की बात करें तो इस फैक्ट को याद कीजिए अभी कि अभ्युदय पत्रिका का जो प्रकाशन करवाया था ये मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हमें पूरे यहां पे 100 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो भारत में तंबाकू की खेती शुरू की थी अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांस या फिर डेनिश। अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांस या फिर डेनिश। तो देखिए भारत में तंबाकू की खेती जो शुरू की थी, और इसका आंसर आप सभी यहां पर सही सोचेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पुर्तगाली। और पुर्तगाली से दोस्तों यहां पे ध्यान रख लेना कि आलू, तंबाकू, काजू, बादाम, इन सभी की खेती का श्रेय पुर्तगाली को जाता है। और यहीं पर विश्व तंबाकू दिवस आपको पूछा जाए तो ये 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जट जाटिन नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए लोक नृत्य है ये, और इस लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है यह आपको सोचना है। असम से है, हरियाणा से है, बिहार से है या फिर हिमाचल प्रदेश से है। तो जट जाटिन नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए दोस्तों इसका संबंध मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर जो सी सोच रहे हैं, यानी बात करें दोस्तों ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर सी, यानी बिहार इसका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों बिहार इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर बात करें कि यहां पर बिहार के सीएम की नीतीश कुमार जी हो गए, और राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान जी हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों विश्व गोरैया दिवस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है 21 मार्च, 24 मार्च, 23 मार्च या फिर 20 मार्च। तो कब विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, और यह जो दिवस है यह कब मनाया जाता है। तो देखिए यह दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी 20 मार्च को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। अगर 23 मार्च पूछा जाए, देखिए 23 मार्च अगर आपको पूछा जाए तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 की बात करें तो विश्व तपेदिक दिवस। और यहीं पर अभी हमने तंबाकू का देखा था, तो तंबाकू क्या था? 31 मई था। तो देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और 21 मार्च की बात करें तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भारत का जो जादूगोड़ा स्थान है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड का स्थान है, यह जादूगोड़ा नामक स्थान है झारखंड में, और यह बताना है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध होगा? लोहा के लिए, तांबा के लिए, यूरेनियम या फिर चांदी के लिए।
तो देखिए दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बात करें यूरेनियम के प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, झारखंड का जादूगोड़ा और राजस्थान का जो भीलवाड़ क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम के प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन है, डिस्कस करने हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाला जो सर्वाधिक तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन, लोहा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो कौन सा होगा? तो देखिए यहां पर अगर पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाता है उस तत्व का नाम है दोस्तों, वह है लोहा। देखिए यहां पर दो तरीके से प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न कैसे बनते हैं यहां पर देखिए। अगर आपको ऐसा पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व या समस्त पृथ्वी पर सर्वाधिक तत्व, तो लोहा सर्वाधिक है, दूसरा नंबर ऑक्सीजन का है, तीसरा नंबर सिलिकॉन का है और चौथा नंबर मैग्नीशियम का है। और यहीं पर अगर ऐसा पूछा जाता कि जो पृथ्वी की क्रस्ट है, यानी जो पृथ्वी की जो सतह है, वहां पर किसकी सर्वाधिक तत्व की अधिकता है, तब वहां पर ऑक्सीजन की अधिकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, राष्ट्रगान को अपनाया गया था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, और राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950 और 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसे जो अपनाया गया था वह अपनाया गया था यहां पर ऑप्शन नंबर ए, यानी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। यहीं पर बात करें राष्ट्रीय चिन्ह की, तो देखिए राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो 22 जुलाई 1947 है, इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर अपनाया गया था। तो इन सभी फैक्ट को याद कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए। देखिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, विश्व व्यापार संघ जो WTO है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुल वर्तमान में सदस्य हैं 189, 164, 190 या फिर 181। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है? आप सोचिए जरा, और आप सभी अगर ऑप्शन नंबर बी सोचेंगे, यानी 164, तो यह बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर यह है। और WTO की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो पूर्व रूप होता है वो गेट होता है, यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ध्यान से सुनिए, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड, जो जनवरी 1948 में बना था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें WTO की, तो जेनोवा में मिलेगा। और यहां पर प्रथम सम्मेलन की बात करें 1996 सिंगापुर में। और वर्तमान प्रमुख की बात करें तो नागोजी ओकोजो इवेला, नागोजी ओकोजो इवेला वर्तमान में WTO के प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको चूज करना है, और ऑप्शन नंबर A, B, C और D। 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1952, 1 जनवरी 1949 और 1 अप्रैल 1935। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो यह किया गया था, बताइए जरा। तो जी हाँ, 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। और जितने फैक्ट दोस्तों यहाँ पर RBI से हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो हिल्टन यंग जो आयोग था, उसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। एक्ट होता है 1934 का, और स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो राष्ट्रीयकरण होता है इसका 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर, देखिए प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख, और वर्तमान गवर्नर की बात करें तो शक्तिकांत दास जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो चुका है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। रीजनल जो रूरल बैंक है, यानी RRB है, इसकी स्थापना होती है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना कब होती है। तो काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मैक्सिमम क्वेश्चन आज रिपीटेड वाले ही हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर आप दोगे 1900। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप 1975 देने वाले हैं तो यह बिल्कुल सही है। अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है, अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। और यह फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है, अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना होती है। 2 अक्टूबर 1975 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन 12, देखिए महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो यह लिया था ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था। और ध्यान रख लेना दोस्तों, 17वां अधिवेशन था, कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष भी पूछा गया है एग्जाम में, और अध्यक्ष कौन थे इस समय पे, वे थे दिनशाह एडुल्फी वाचा। तो दिनशाह एडुल्फी यहाँ पे उस समय के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी जी ने पहली बार इस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है। कृष्ण प्रथम, सिंह विष्णु, दंती दुर्ग, या फिर बात करें विजयालय। देखिए दोस्तों बताइए क्या है इसका आंसर, विजयालय, दुंती दुर्ग, सिंह विष्णु या फिर कृष्ण प्रथम। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसके आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुंती दुर्ग इसका बिल्कुल सही है। और ध्यान रख लेना कि इस राष्ट्रकूट वंश का एक प्रमुख शासक हुआ जिसका नाम कृष्ण प्रथम था। और इसी के द्वारा एलोरा की जो कैलाश मंदिर है यहां पर इसका निर्माण करवाया गया था। पूछा गया है एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और राजा पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम था। और यहीं पर सिंह विष्णु की बात करें तो पल्लव वंश का संस्थापक था। और यहीं पर बात करें विजयालय की तो वह चोल वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए 14 की बात करते हैं। देखिए वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। वायुमंडल में तीसरी आपको पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर बी हटाओगे क्योंकि यह ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे। जैसे अगर बात करें बी की, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन तो सबसे ज्यादा है। ऑक्सीजन की बात करें दूसरा नंबर है। और तीसरा नंबर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्गन पे। तो ध्यान रख लेना, नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन तीसरा नंबर पर है जो 0.93% के आसपास है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों को औद्योगिक दर्जा देने वाला राज्य बना है। यानी देखिए खेलों को औद्योगिक का दर्जा किस राज्य ने दिया था। प्रश्न यह है गुजरात, हरियाणा, मिजोरम या फिर मणिपुर। और कंफ्यूज आप कहां पे होंगे, कंफ्यूज आप हो सकते हैं इन 3 पे, हरियाणा पे क्योंकि खेलों में सबसे आगे रहता है, मिजोरम, मणिपुर। तो इसका सही आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का, तो जी हाँ इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिजोरम। तो मिजोरम दोस्तों इसका बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पूछा है संविधान सभा से उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था यानी अपनाया गया था कब, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1946 और 25 जनवरी 1947। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 16 है और इसका राइट आंसर, तो देखिए दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करें तो यह है 22 जनवरी 1947। कंफ्यूज मत होना 13 दिसंबर 1946 में। देखिए 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और स्वीकृति की बात करें तो 22 जनवरी 1947 को। कंफ्यूजिंग प्रश्न है दोस्तों, वैसे अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव बार बार आते हैं। तो यहां पर 22 जनवरी 1947 इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16। अब है क्वेश्चन नंबर यहां पे 17। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक चीज बता देते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो यहां पर पे कर रहे थे यानी 75 रुपये पे कर रहे थे उनके लिए बता दें कि देखिए बहुत सारे यहां पर हमारे पास मैसेज आ गए और उन्हें थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हुआ है। तो कल तक आप सभी को यहाँ पर जो प्रॉपर जो PDF है वो मिलती रहेगी।
आज या रात को हम इसका जो कंटेंट है, जो भी डाटा है आप सभी का, उसे हम सेव कर देंगे एक जगह पे और उसके बाद एक ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर जो PDF है वो मिलती रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? तो दो जगह है, एक तो प्रस्तावना में है और दूसरा अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, इन तीन यहाँ पर जो न्याय है उसका उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वह तो 29 अगस्त को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, ध्यान रख लेना। और आपको दोस्तों ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। वेनेगल नरसिंह राव द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो अंबेडकर जी थे, और सदस्य की बात करें तो कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? इससे आप एक अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपकी जो यहाँ पर तैयारी है वो कितनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको यहाँ पर लास्ट में जब क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे 100, तब आपको बताना भी है आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। क्या आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट भी है जो 80+ एक्यूरेट कर पाएंगे यहाँ पे इस पेपर में? तो बताइए जरूर, अगर आप में से कोई ऐसे कर पाए 80+ इसमें से ला पाए तो बहुत बढ़िया, यानी उसकी नॉलेज है यहाँ पर GS पॉइंट में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा है? तो यह प्रश्न तो सरल रखा है, और इसकी बात करें तो आप आंसर देंगे शास्त्रीय भाषाओं की, तो इनकी संख्या है 6। कितनी है? 6 है। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन सी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महाराष्ट्र व गुजरात को विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था या दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत महाराष्ट्र गुजरात को विशेष जो प्रावधान है वो दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत? तो आप सभी जानते हैं अनुच्छेद 370 था जो जम्मू कश्मीर के था। उसके बाद आता है 371, जो यहाँ पर आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अनुच्छेद 371 ए की बात करें तो नागालैंड के लिए, 371 बी असम के लिए, और यहीं पर 371 सी की बात करें तो मणिपुर के लिए। तो पूछा जाएगा कि मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत थे? 371 सी के तहत। और असम की बात करें 371 बी के तहत, 371 ए के तहत नागालैंड है, और 371 गुजरात महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर दोस्तों यह फैक्ट है, जरूर याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में तंबाकू बोर्ड स्थित है। जो भारत का जो तंबाकू बोर्ड है वो कहाँ स्थित है? अभी आपने देखा 31 मई को यह तिथि मनाई जाती है। अब यह बोर्ड कहाँ पर है? कोच्चि में, कोट्टायम में, गुंटूर में या फिर बंगलुरु में? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गुंटूर आंध्र प्रदेश में यह आपको मिलेगा। कोच्चि की बात करें तो मसाला बोर्ड है, गुंटूर में तंबाकू बोर्ड है, बंगलोर की बात करें कॉफी बोर्ड है, और रबर बोर्ड की बात करें तो कोट्टायम केरल में है। तो इन सभी बोर्ड को यहाँ पे याद कीजिए, कोच्चि मसाला है, गुंटूर तंबाकू है, बंगलोर कॉफी बोर्ड है, और यहीं पर रबर बोर्ड की बात करें तो ये कोट्टायम में आपको मिलेगा, यानी केरल में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, देखिए महान और लघु हिमालय के मध्य। देखिए दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जो यूकेपीएससी बार बार पूछता है, और अभी लोअर पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर हमने आपको दोनों प्रश्न रखे हैं, और यहाँ पर आपको इससे जो फैक्ट बनते हैं वो सभी आपको करवाएंगे। महान और लघु हिमालय के मध्य भ्रंश है MCT, MBT, IT, SZ या फिर HFF। और 23वें की बात करें तो शिवालिक व मैदानी क्षेत्र के मध्य कौन सा भ्रंश है? MCT, MBF, IT, SZ या फिर HFF। अभी यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें यह इनका मतलब ना मालूम हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसके आंसर की बात करें, देखिए महान और लघु हिमालय के बीच में
तो वह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और शिवालिक और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वह है HFF। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए और यहाँ से आप आसानी से समझ जाओगे। देखिए ये हो गया हिमालय जो हमने आपको नीले कलर में दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जो बीच में जो येलो कलर की जो लाइन है वो एक भ्रंश है, यानी जब हिमालय के अलग अलग पार्ट बने होंगे तो उनके बीच में जो दरार आई है उन्हीं का नाम है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर MCT किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, या यूँ कहें बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में। और यहीं पर बात करें लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, तो देखिए दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे MBT और MBF दोनों का मतलब सेम है, नाम इसका अलग है बाकी सेम है, चाहे MBT बोले या फिर MBF बोले, मैन बाउंड्री थ्रस्ट या फिर मैन बाउंड्री फोल्ट। तो किसके बीच में है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, या मध्य हिमालय या शिवालिक के बीच में, क्योंकि मध्य हिमालय लघु हिमालय दोनों एक ही हैं। फिर देखिए HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फोल्ट। तो देखिए दोस्तों शायद आपको जूम करके दिखा लेता हूं जिससे कि आप समझ पाएँ। देखिए HFF तो यह है शिवालिक और मैदान के बीच में। MBT की बात करें लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, और MCT की बात करें तो महान और मध्य या बृहद या लघु हिमालय के बीच में। और एक आता है सबसे ऊपर, वो है ट्रांस हिमालय, जो यहाँ पर महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन है वो है ITSZ यानी इंडस सांगपो सिटूरे जोन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22-23 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर एंथ्रेसाइड। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा कोयला सबसे उत्तम है, तो सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइड। यहां पर देखिए दोस्तों सबसे उत्तम की बात करें तो एंथ्रेसाइड है, जहां पे कार्बन की मात्रा 80 से 90% से ज़्यादा मिलती है, और सबसे घटिया क्वालिटी का जो है वो पीट है, जिसमें 30 या 40% से भी कम यहां पर कार्बन की मात्रा मिलती है, और इनका क्रम भी यहां पर यही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कोयले के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सिंगरौली है। देखिए सिंगरौली क्षेत्र है कोयले के प्रसिद्ध, और ये कहां पर है, तो सिंगरौली आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ध्यान से देखिए मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया कोयले के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहीं पर तेलंगाना की बात करें तो सिंगरैनी है। देखिए सिंगरैनी तेलंगाना में कोयले की प्रसिद्ध खदान है, प्रसिद्ध क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, और यहीं पर बात करें उड़ीसा में जो तलचर वाला क्षेत्र है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा दोस्तों इब हो गया, यहीं पर बात करें संबलपुर, ये सभी क्या है उड़ीसा का जो क्षेत्र है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, काकरापारा परमाणु संयंत्र स्थित है। काकरापारा परमाणु संयंत्र, तो यह कहां पर है काकरापारा, तो देखिए क्वेश्चन ये सरल रखा है दोस्तों, जिससे कि आपके लिए कॉन्फिडेंस आए यहाँ पर क्वेश्चन करने का, और इसका आंसर आप दोगे काकरापारा परमाणु संयंत्र। तो लेवल की बात करें इस पेपर की तो मॉडरेट का है। देखिए मॉडरेट के आसपास है, ना तो ये टफ लेवल का है, इजी लेवल भी नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट जो मॉडरेट लेवल है वो इसका लेवल है। तो देखिए दोस्तों आपके लिए कॉन्फिडेंस आए इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिससे आप इन प्रश्नों को कर पाएं। तो काकरापारा परमाणु संयंत्र की बात करें तो यह कहां पे मिलेगा, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी गुजरात में आपको मिलेगा। ताप्ती नदी के किनारे ये आपको परियोजना मिलेगी। और यहीं पर बात करें कर्नाटक में केगा हो गया, तमिलनाडु में कुडनकुलम और कलपक्कम, और राजस्थान की बात करें रावत भाटा। ये सभी परमाणु संयंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में, काकरापारा गुजरात में, केगा की बात करें कर्नाटक में, और कुडनकुलम और कलपक्कम की बात करें तो तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। तो जनघनत्व पूछा है 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व तो कितना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी यानी 382, यहाँ पर बिल्कुल सही है। और सर्वाधिक की बात करें तो पहला बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा केरल है।
टॉप 3 ध्यान रख लीजिए। टॉप बॉटम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। और यहाँ पर जरा आप ये बताइए कि 189 जो जनगणना है वो कहाँ का है, किस राज्य का है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 से कि 2011 के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा महानगर कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बड़ा महानगर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, महानगर के सर्वाधिक बड़े की बात करें तो मुंबई आपको मिलेगा, दूसरा स्थान दिल्ली का, तीसरा कोलकाता का, चौथा चेन्नई का। तो यह कर्म ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई है। देखिए स्कीम से बार बार प्रश्न बनते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की बात करें तो इसकी योजना की शुरुआत कब से हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यह हुई थी जरा सोचिए आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 का। तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर ए, यानी 22 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 22 जनवरी 2015 को। और पानीपत से हुई थी। यहीं पर बात करें 19 फरवरी 2015 को। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये पूछा गया है यूकेपीएससी के द्वारा ही, सूरतगढ़ राजस्थान से हुई थी। और 15 जुलाई 2015 की बात करें तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है इसकी शुरुआत की गई थी। और यहीं पर बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की, तो देखिए स्मार्ट सिटी योजना की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों यह है, आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना है। तो देखिए शिशु लिंगानुपात आपको पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार, और यह कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, तो देखिए इसका सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी 919, यह बिल्कुल सही है। कहीं पर 914 भी आपको दिखेगा क्योंकि डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था। तो देखिए 919 यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत सी किताबों में आपको यही मिलेगा। और भारत की बात करें तो 943 हो गया। यहीं पर हरियाणा का सबसे कम है 878। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल नहीं है, कौन सी नहीं है? जो चना मटर बाजरा। तो कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए रबी की फसल आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर डी, यानी बाजरा नहीं मिलेगी, ये खरीफ की फसल है। गेहूं, जो चना मटर सरसों आलू मसूर, ये सभी क्या है? रबी की फसल है। यहीं पर खरीफ की बात करें तो मक्का यानी बाजरा हो गया। और यानी यहाँ पर बात करें ज्वार हो गया। और यहीं पर बात करें दोस्तों तो मूंगफली हो गया। तो ये खरीफ की फसल हो गए, मक्का, बाजरा, चावल, ज्वार, मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 32। पीली क्रांति का संबंध है मत्स्य, मांस, उर्वरक या फिर तिलहन से। तो किससे पीली क्रांति का संबंध है? तो देखिए दोस्तों, इसकी बात करें पीली क्रांति का तो बताइए जरा। तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं यानी तिलहन, यह बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। तिलहन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। और यहीं पर बात करें दोस्तों और चीज़ों की तो उर्वरक में भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति मांस से है। और मत्स्य की बात करें तो नीली क्रांति से है। क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले ही सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कटक में है, ओडिशा में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34। अंगूर उत्पादन से संबंधित है। अंगूर उत्पादन, देखिए अंगूर की खेती से संबंधित कौन सा कल्चर है? पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर या फिर विटिकल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 34, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी विटिकल्चर। देखिए दोस्तों, यानी पिसिकल्चर की बात करें तो मछली, सेरिकल्चर रेशम कई बार पूछा गया है, एपीकल्चर शहद, और विटिकल्चर की बात करें तो अंगूर है। क्वेश्चन नंबर 35 और 36 देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है आपको पूछा है। और यह प्रश्न यूकेएससी का ही है, यूकेपीएससी ने भी पूछा है। और यह आपको मिलेगा माता टीला वाला बांध, तो ये कहाँ पे मिलेगा? तो जी हाँ, ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेतवा नदी पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? बेतवा नदी पर मिलेगा। और सलाल डैम की बात करें तो किस नदी पर है? सलाल की बात करें तो देखिए सलाल जो डैम आपको मिलेगा दोस्तों, ये कहाँ पर मिलेगा? तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चेनाब पे। अब जरा यहां से ध्यान से सुनिए दोस्तों, माता टीला बांध बेतवा नदी पर, सलाल हो गया, दुल्हस्ती हो गया और बगलिहार हो गया। सलाल, दुल्हस्ती, बगलिहार, यह तीनों डैम आपको चेनाब नदी पर मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 अब है
चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो यह कहाँ पर मिलेगा देखिए, तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लखनऊ में आपको मिलेगा। तो चौधरी चरण सिंह की बात करें तो यहाँ पर यह हवाई अड्डा लखनऊ में मिलेगा। 23 दिसंबर को इनकी तिथि पर यानी इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 11 डिग्री? तो देखिए दोस्तों कौन सा है यहाँ पे लक्षद्वीप मिनिकॉय के मध्य? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। तो कौन सा मिलेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में, यानी यहाँ पर? तो जी हाँ दोस्तों यह आपको मिलेगा लक्षद्वीप की बात करें तो 9 डिग्री चैनल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको बी दिखाई दे रहा है 9 डिग्री चैनल, ये सही है। अब यहाँ पर इसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अब यहाँ पर देखिए जो लक्षद्वीप है और मिनिकॉय है 9 डिग्री चैनल है, और 8 डिग्री की बात करें तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में है। तो ये प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यही तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, यहीं से तो आते हैं प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, अन्नाईमुडी, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर बी, अन्नाईमुडी। और देखिए दोस्तों 2695 मीटर इसकी हाइट है। डोडा बेटा की बात करें तो 2637 है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और महेंद्रगिरी की बात करें तो 1501 मीटर है, उड़ीसा में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ग्रेट बियर झील कहां पर स्थित है? ग्रेट बियर झील कहां पर स्थित है? तो ग्रेट बियर झील कहां पर आपको मिलेगी? मैक्सिको, कनाडा, यूएसए या फिर ब्राजील? तो देखिए यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो जी हाँ आप सोचिए, तो देखिए ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा में आपको मिलेगा। और कनाडा में ही आपको ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर और विनीपेग जो झील है ये कनाडा में ही आपको मिलेगी। तो इन सभी को याद कीजिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, रेंडियर और विनीपेग। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? अब यह प्रश्न थोड़ा टफ है शायद, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश। तो देखिए दोस्तों सिनकोना एक प्रकार का पौधा होता है, आप सभी ने देखा होगा, जहां से कुनेन प्राप्त किया जाता है और जो मलेरिया में यूज होता है, मलेरिया रोग के लिए। तो सिनकोना सर्वाधिक मिलता है, ये होता है इंडोनेशिया में। कहाँ पे होता है? इंडोनेशिया में। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 42, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो, जायरे, जाम्बेजी या फिर नाइजर? तो देखिए दोस्तों के पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट और सरल है, यहाँ पे टफ उतना नहीं है। और आप सभी यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि 80 के आसपास नंबर ला जाए यहाँ पे। तो भूमध्य रेखा के 2 बार काटने वाली नदी है, तो यह मिलेगी आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जायरे आपको मिलेगी। और लिम्पोपो की बात करें तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो मकर रेखा है उसे काटने का काम करती है। तो मकर रेखा को ये लिम्पोपो, जायरे की बात करें तो ये भूमध्य रेखा। फॉकलैंड द्वीप विवाद किन 2 देशों के बीच में है? और यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी हाल ही में काफी चर्चा में भी रहा था। और यह बात करें तो फॉकलैंड द्वीप किन 2 देशों के बीच में विवादित थे? तो यह जो विवादित है ये मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में ये आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 44 देखिए, वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था? तो महाभियोग किस पर चलाया गया था? ये यूकेएसएससी का पेपर है, जो वीडियो में पूछा गया था वह क्वेश्चन है कि वह गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था। तो महाभियोग जो चलाया गया था वह चलाया गया था ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग पे। किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पे। और ध्यान रखना दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर है। 1772 में सभी जिलों में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालत की स्थापना इसी ने करवाई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1785-82 में हुआ था, इसी के काल में हुआ था। अब महाभियोग भी इसी पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी?
तो देखिए सबसे पहला प्रश्न महात्मा गांधी जी से पूछा था कि कौन से अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया था। 1901 के अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। अब यहां पर यह पूछा है कि किस मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में गांधी जी ने की थी। तो गांधी जी ने किस अधिवेशन में की थी, तो यह भी सरल क्वेश्चन है और यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी 1924 और यह मिलेगा बेलगाम में। अगला क्वेश्चन है 46। देखिए किस भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं का मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत दिया गया। तो अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है ये वाला। और इसकी बात करें तो यह दिया गया था, तो देखिए दोस्तों यह दिया गया था ऑप्शन नंबर डी 1919। आप ध्यान रखने का, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम था 1919 वाला, वहीं पर यह बात की गई थी। केंद्रीय विधानसभा सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था, यानी प्रांतीय स्तर पर और द्वै शासन प्रणाली शुरू की गई थी। और महिलाओं को मताधिकार देने का जो बात की गई थी वो इसी भारत शासन अधिनियम 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 47। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर लिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, पूर्णतः यहाँ पे बात की गई है। कई स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देंगे अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। किस एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया। 1813, 1823, 1833 या फिर 1853 में। तो कब किया गया था, तो देखिए दोस्तों कब किया गया था बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो अगर आप देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 1833, यह बिल्कुल सही है। ध्यान रख लीजिए सबसे पहले 1813 का जो चार्टर एक्ट था वहां पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त किया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार जारी रखा गया था और इसे पूर्णतः बाद में जो समाप्त किया गया था यानी चीन से भी चाय से भी वो किया गया था 1833 में। तो पूर्णतः एकाधिकार समाप्त 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 10 अप्रैल 1931 और 5 मई 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो देखिए ये सरल क्वेश्चन है, आप सभी ऑप्शन नंबर ए इसका देंगे 5 मार्च 1931 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए अभिनव भारत संस्था का गठन हुआ था और यह प्रश्न यहाँ पे इसलिए रखा कि अभी यूकेपीएससी ने यह प्रश्न पूछा था। और इस प्रश्न की बात करें तो देखिए सबसे पहले एक मित्र मेला का यहाँ पे गठन किया जाता है वीडी सावरकर जी द्वारा 1899 में। उसी को बाद में विकसित किया जाता है 1904 में अभिनव भारत के रूप में। और ध्यान रखना 1904 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए जेम्स ऑगस्ट हिकी द्वारा जो प्रकाशित सबसे पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट, जो प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन हुआ था। तो देखिए इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 में हुआ था। और ध्यान रखना दोस्तों यह एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था और प्रथम समाचार पत्र था जो 1780 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन, क्वेश्चन नंबर 51 राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो देखिए ये हुआ था 1993 में। कब हुआ था, 1993 में। 17 मई 1993 को इसे वैधानिक मान्यता दी गई थी। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल सिंह लालपुरा वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कौन सा G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन की बात की गई है, कौन सा आयोजन भारत में करवाया जाएगा, 2022, 2023, 2024 या फिर 2025। तो देखिए दोस्तों ये कराया जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2023। देखिए 2021 की बात करें तो रोम इटली में हुआ था, 2022 इंडोनेशिया में हुआ है अभी हाल ही में, और 2023 दिल्ली भारत में होगा। और यहीं पर बात करें कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत का जो मुख्य समन्वयक जो व्यक्ति है, जो मुख्य व्यक्ति है जो चुना गया है वो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को चुना गया है। किसे चुना गया है, हर्षवर्धन श्रृंगला जी को चुना गया है। ये विदेश सचिव थे, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो कब दिया गया था, तो सभी इंपॉर्टेंट है, 100, 101, 102, 103 तीनों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा, तो देखिए ये दिया गया था ऑप्शन नंबर सी यानी 102वां संविधान संशोधन 2018। EWS की बात करें तो 103वां था।
पिछड़ा वर्ग आयोग 102वां था, जीएसटी 101वां था, और यहीं पर बात करें 2015 वाला यानी 100वां की बात करें तो भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण हुआ था, यह था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि भारत में एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर बताना है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनथगो या फिर वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल। तो इसका आंसर की बात करें तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी स्टूडेंट बी सोच रहे हैं यानी लॉर्ड रीडिंग की सोच रहे हैं, सही है। 1921 से 26 तक इनका कार्यकाल था। और यहाँ पर आप यह भी ध्यान रख सकते हो कि इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई। 1921 से 26 के बीच में इनका कार्यकाल था, तो इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट घटना हुई होगी वो इसी के काल में हुई है, लॉर्ड रीडिंग के काल में, और यह यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 55, प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था, तो देखिए ये लाया गया था, प्रथम की बात की गई है तो एक तो हुआ था 1891 में, ये हुआ था लॉर्ड लेंसडाउन के काल में, और जो पहला वाला हुआ था ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, और दूसरे की बात करें 1891 में लेंसडाउन के काल में। अगला क्वेश्चन है 56वां, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था, तो कब लाया गया था। तो देखिए दोस्तों, यह लाया गया था 1856 में लाया गया था, और किसके कार्यकाल में लाया गया था, यह यूकेपीएससी का प्रश्न है, तो लॉर्ड कैनिंग के काल में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन सरल है दोस्तों, यह इसलिए सरल है क्योंकि आज आपके लिए यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर दे। तो शिवाजी जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी 1665 में हुई थी। और ध्यान रख लेना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए कि अफजल खां की हत्या 1659 में शिवाजी द्वारा की गई थी। 1674 में गंगा भट्ट के माध्यम से राज्याभिषेक करवाया था। हैंदव धर्म उद्धारक की उपाधि ली थी। क्षेत्रीय कुलावंतस की उपाधि इन्होंने ली थी, और छत्रपति की उपाधि 1674 में ली थी। तो यह बातें हैं दोस्तों शिवाजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है 58, देखिए भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो क्या किसानों की आय दुगना हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखिए 2021, 2022, 2023, 2025। तो इसका आंसर तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2022, लेकिन नहीं हुआ है और आप सभी यहाँ पे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कोविड के कारण जनता कर्फ्यू लगाया गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जरा बताइए कि कोविड-19 के कारण जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था ये कब लगाया गया था। 21 मार्च 2021, 22 मार्च 2021, 22 मार्च 2020 और 25 मार्च 2020। तो क्वेश्चन नंबर 59 और जरा सोचिए इसका सही आंसर। तो जी हाँ, इसका सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बात करें यानी 22 मार्च 2020 को। और यहीं पर बात करें जो पहला लॉकडाउन लगा गया था वो 25 मार्च को लगाया गया था, 14 अप्रैल तक लगा था और 21 दिन का लगा था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए लोनार झील स्थित है। सरल क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं ना कई बार कि थोड़ा फ्री का नंबर मिलने वाले, तो फ्री वाले क्वेश्चन है ये वाला लोनार वाला, और यह आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। अब है अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और कुछ स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे जब हमने पिछली क्लास दी थी, इसलिए यहाँ पर यह प्रश्न रखा है। और इसका आंसर की बात करें तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो विश्व का जो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को, और यहीं पर राष्ट्रीय की बात करें तो 24 दिसंबर को। तो विश्व 15 मार्च को और राष्ट्रीय की बात करें तो 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रश्न करंट अफेयर का है, अभी हाल ही में मनाया गया है, और आप सभी इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर ए यानी 8 अक्टूबर को। और बाकी सभी आप यहाँ पे देखिए 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखिए यहाँ पर 11 अक्टूबर बोल दिया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर की बात करें तो विश्व खाद्य दिवस, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 है, इसरो के वर्तमान प्रमुख है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है।
क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, इसरो के वर्तमान प्रमुख हैं वो हैं बताइए। तो जी हाँ, ये मिलेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी एस सोमनाथ जी वर्तमान में हैं। और ध्यान रख लेना, पूछा भी गया है कि इसरो के संस्थापक कौन है, विक्रम साराभाई है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में मिलेगा। 1969 15 अगस्त को इसकी स्थापना होती है। अब है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की थी। वन स्कूल वन आईएएस, वन स्कूल वन आईएएस। तो देखिए यह स्कीम कौन लाया था, तो यह स्कीम लाया था, कौन लाएगा, देखिए जो सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है, तो वह मिलता है केरल, यानी यही लाएंगे। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। तो देखिए मई 2015, मई 2016, जून 2018, अप्रैल 2018 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत। तो यह मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मई 2016 को, 1 मई 2016 को लाया गया था। मुफ्त एलपीजी कनेक्शन की यहाँ पे बात की गई है। तो याद कीजिए 1 मई 2016, 1 मई 2016। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 66। देखिए पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, पेपरलेस, पेपरलेस बजट पेश करने वाला। तो जिसने पेपरलेस बजट पेश किया है वो पहला राज्य कौन बना है, तो यह बना है दोस्तों हमारा उत्तराखंड, नहीं हमारा उत्तर प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर बी बना है। तो उत्तराखंड नहीं है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 67। देखिए यहाँ पर पूछा है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है। और यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर भी पेपर लीक हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आसानी से कर दोगे, ऑप्शन नंबर सी यूएसए में है और उसी के आगे है लॉस एंजलिस यूएसए, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में की गई थी। कब की गई थी, 1973 में। और यहीं पर बात करें प्रोजेक्ट हाथी की तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए नामदफा नेशनल पार्क स्थित है, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। तो कहाँ पर है नामदफा नेशनल पार्क, तो देखिए दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क आपको जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, तो जी हाँ ये मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रख लेना। और अरुणाचल प्रदेश में ये सभी नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा, नामदफा आपको मिलेगा, पक्के टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहीं पर बात करें कमलांग ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इन्हें ध्यान रख लेना। केबुल लामजाओ मणिपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है ये वाला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 70। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो राज्य है वो कौन सा है, एसटी जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो 70 की बात करें तो देखिए दोस्तों 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में है और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। यहाँ पर 71वां क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थान किस नदी के तट पर बसा है, हड़प्पा शहर। तो देखिए हड़प्पा है ऑप्शन नंबर बी यानी रावी पे है, आप सभी इसका सही देंगे। और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो मोंग जो गोमरी जो क्षेत्र है जिला पाकिस्तान में वहां पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 72। देखिए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये सरल जरूर है लेकिन यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी बताना है, वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर कुंडल वन में। तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर बी यानी राजगृह में हुई थी। अब यहाँ पर देखिए ट्रिक याद कीजिए, देखिए ट्रिक आपको कैसे याद करना है कि राज वैशाली का पुत्र कुंडल वन में, राज वैशाली का पुत्र कुंडल वन में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राज यानी यहाँ पर हो गया राज की बात करें तो यानी राजगृह, वैशाली यानी वैशाली, पुत्र की बात करें पाटलिपुत्र और कुंडल वन की बात करें तो कुंडल वन में। तो राज वैशाली का पुत्र कुंडल वन में। यह संगति का जो बौद्ध संगति इनका कर्म भी यही है। और 483 यानी राजगृह में, वैशाली की बात करें 383 बीसी में, पाटलिपुत्र में 250 बीसी में और कुंडल वन की बात करें तो 98 एडी में इनकी संगति होती है। बाकी इन सभी के अध्यक्ष आप देख लीजिए दोस्तों इसी क्रम में लगा गए हैं। यानी यहाँ पर बात करें राजगृह की 483 बीसी में महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु यहाँ पे राजा थे। वैशाली की बात करें तो 383 बीसी में साबक मीर यहाँ पे अध्यक्ष थे, कालाशोक के काल में हुआ था। ऐसा ही इनका क्रम है, तो इन्हें जरूर याद कीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था
तो जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर ए 1969। जी हाँ, 1969 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 74वां, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो देखिए यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, आप एग्जैक्ट तिथि बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में होता है और 6 अगस्त 1952 को होता है। कब होता है? 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना की गई है। तो भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना, तो देखिए भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना, और शायद यह पेपर दोबारा दोस्तों लीक हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 2013 में मुंबई में की गई थी। यह आपको ध्यान रख लेना है। नवंबर 2013 में मुंबई में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम महिला बैंक 2013 में मुंबई में स्थापना की गई है। तो नवंबर 2013 मुंबई, नवंबर 2013 मुंबई। अगला क्वेश्चन है 77वां, देखिए निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है। देखिए क्वेश्चन हमने सरल फॉर्मेट में रखा है, लेकिन इसकी अगर आप व्याख्या देखोगे तो वह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। तो वह किस देश का है? तो वह आपको मिलेगा, तो जी हाँ वह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जापान आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जर्मनी का डेक्स है, जापान का निक्की है, ब्रिटेन का FTSE है, और फ्रांस की बात करें तो CAC है। तो ये सभी स्टॉक एक्सचेंज है, किसका है? यह है, आप सभी जानते हैं किसका है। तो यह है दोस्तों, ये फ्रांस की बात करें तो CAC, ब्रिटेन की FTSE, जापान निक्की, और जर्मनी की बात करें तो DAX। और जरा भारत का आप बताइए कि भारत का स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, जरा बताइए। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 78, यूरोपीय संघ में कुल देश शामिल है। देखिए आपको वर्तमान में बताना है कि वर्तमान में कुल कितने देश शामिल है यूरोपीय संघ में, 24, 27, 30 या फिर 28। और नाटो आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, तो नाटो की स्थापना कब हुई है यह भी आपको बताना है। तो यूरोपीय संघ में कुल देश शामिल है, तो देखिए वर्तमान में आपको मिलेंगे 27 देश। और नाटो के गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, नाटो की बात करें तो देखिए ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1949 में इसका गठन होता है, और यहीं पर बात करें वाशिंगटन DC में इसका गठन होता है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। और 30 सदस्य वर्तमान में इसके सदस्य हैं, 30 सदस्यों वाला देश है, यानी 30 सदस्यों के टोटल मेंबर है नाटो में या नेटो में। क्वेश्चन नंबर 80, देखिए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, तो यह सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन, कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए उससे पहले ध्यान रख लीजिए, चुनाव आयुक्त की बात करते हैं, चुनाव आयोग की, राज्य का यानी अगर देश के चुनाव आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की, तो 25 जनवरी 1950 को गठन होता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी दिन मतदाता दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 कि यहाँ पर देखिए कि प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है। प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है? रंजना कुमार, पुनीता अरोड़ा, सुषमा स्वराज या फिर चौकीला अय्यर। अब जरा आंसर दीजिए, प्रथम महिला विदेश मंत्री। तो इसका आंसर, तो जी हाँ इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, सुषमा स्वराज जी हैं। अब यहाँ पर देखिए चौकीला अय्यर की बात करें तो प्रथम महिला विदेश सचिव है, प्रथम महिला विदेश सचिव चौकीला अय्यर। पुनीता अरोड़ा की बात करें तो प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल थी, और रंजना कुमार की बात करें तो नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो नाबार्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रंजना कुमार। और यहीं पर बात करें पुनीता अरोड़ा की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुनीता अरोड़ा प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, सुषमा स्वराज प्रथम महिला विदेश मंत्री, और चौकीला अय्यर भी आपने देख लिया है। यह कौन है? यह है प्रथम महिला विदेश सचिव। अगला क्वेश्चन है 82, देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला, तो देखिए कौन है? तो यह आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर देखिए ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर जो सी जा रहे हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। तो क्या ये सही है? ओलंपिक में रजत पदक, तो जी हाँ दोस्तों आप सभी यहाँ पे गलत देंगे, यानी कर्णम मल्लेश्वरी गलत है, PV सिंधु सही है।
कन्नम मल्लेश्वरी ने तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता था। तो ओलंपिक में कांस्य पदक कन्नम मल्लेश्वरी, और रजत पदक की बात करें तो पीबी संधू। क्वेश्चन नंबर 83, बचेंद्री पाल द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था। तो एग्जैक्ट तिथि आपको देनी है, यूकेएसएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 83 का, तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मई को। ध्यान रखना 23 मई को, कब रखना है, 23 मई 1984 को। 23 मई 1984 को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम महिला कौन है? महादेवी वर्मा, आशा पूर्णा देवी, अमृता रॉय या फिर कृष्णा शोभती। अब यहां से इसे वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, एक प्रश्न एग्जाम में आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता। तो देखिए प्रथम की बात करें तो आशा पूर्णा देवी, और यहीं पर बात करें इन्हें 1976 में दिया गया था। महादेवी वर्मा 1982 में दिया गया था। और यहीं पर बात करें दोस्तों जो अभी लेटेस्ट है, देखिए अखितम की बात करें, अखितम जी को दिया गया था 2019 में, 2020 का नीलमणि फुकन को, और 2021 की बात करें तो यह दिया गया था दामोदर मौजो को। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बनते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्तमान में किसे दिया गया है, 2021 का, 2020 का, है ना, कृष्णा शोभती का 2017 का दिया गया था, हिंदी के लिए दिया गया था। और क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 85 की। HTML का फुल फॉर्म क्या है? HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्जिनल लैंग्वेज, हाई टैलेंट मार्क्स लैंग्वेज या फिर हाइपर टैलेंट मार्क्स लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 85, तो जी हाँ आप सभी देंगे इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 86, चोरी चोरा कांड हुआ था। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो जी हाँ, चोरी चोरा कांड की बात करें तो जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आप दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 86 का। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था ये हुआ था 5 फरवरी को, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और ध्यान रख लें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। अच्छा प्रश्न है ये, इसे इंपॉर्टेंट कीजिए, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ध्यान रख लेना ट्रेड यहाँ पे जुड़ा है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना तो किसने की थी, कब की थी? तो किसने की थी? तो एन एम जोशी जी द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। तो ध्यान रख लेना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 88 क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और इनके द्वारा यहाँ पर कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार कुतुब एबदीन ऐबक के ही द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, डीआरडीओ की स्थापना। तो जरा दीजिए डीआरडीओ की स्थापना 1958, 1958, 1959 और 1956, 1948, 1958, 1952, 1956 डीआरडीओ की स्थापना। तो डीआरडीओ की स्थापना, तो जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 1958 में इसकी स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं वह हैं डॉक्टर समीर वी कामत। कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत। 1958 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे गहरा बंदरगाह है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 फैक्ट है और चारों फैक्ट से प्रश्न बनते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह, तो सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई। तो एक चीज ध्यान रख लीजिए, मुंबई की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह है, चेन्नई की बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम की बात करें तो ये सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ध्यान रख लिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है, ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी ने, जो यूकेपीएससी है, यूकेपीएससी ने सीएफओ के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई वाला जो बंदरगाह है ये कृत्रिम बंदरगाह है। और एन्नोर की बात करें तो सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड जो बंदरगाह हुआ है ये एन्नोर वाला हुआ है। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड स्थित है। राष्ट्रीय मत्स्य जो उद्योग बोर्ड है ये कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, मंगलोर, कोलकाता। 91वां क्वेश्चन, तो देखिए इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 92 की पोंग व हरिके बांध किस नदी पर है? हरिके बांध और पोंग डैम किस नदी पर है? तो पोंग हरिके। तो देखिए पोंग हरि के बात करें तो पोंग और हरि की बात करें तो ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी ब्यास में आपको मिलेगा।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा अध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु। देखिए लोकसभा नहीं पूछा है कि लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु है, पूछा है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। तो अब बताइए जरा आंसर, लोकसभा अध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु होती है 25, 30, 35 या फिर 28। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष हेतु जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25। कितनी होती है? 25। लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा सदस्य सभी के लिए 25 वर्ष आयु। और 30 की बात करें तो राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा अध्यक्ष यानी उपाध्यक्ष, यानी बात करें हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति की। इसके अलावा विधान परिषद या विधान परिषद का जो अध्यक्ष है उसके लिए 30 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर, तो जी हाँ, केसी नियोगी, एन के सिंह, के पी साल्वे या फिर के संतानम। तो के संतानम दूसरे नंबर पे थे, केसी नियोगी पहले नंबर पे थे। ध्यान रख लीजिए वित्त आयोग 280 अनुच्छेद में है, 5 साल इसका कार्यकाल होता है और प्रथम केसी नियोगी है, एन के सिंह वर्तमान में है। ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 95वां कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। देखिए 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान संशोधन से है। 21वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन, 88वें संविधान संशोधन या फिर 89वें संविधान संशोधन। तो देखिए इसका बात करें तो क्या होगा? तो जी हाँ, ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर 11वें की बात करें तो 88वां संविधान संशोधन नहीं, 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की बात की गई थी और वे 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और यहीं पर बात करें 42वां मूल संविधान संशोधन जो हुआ था वहां पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल संविधान में ये नहीं थे, मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 96, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो यह सरल है, आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर सी यानी 11वीं अनुसूची में। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, 11वीं अनुसूची नहीं, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी यानी 10वीं अनुसूची में। यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली है? 3 क्वेश्चन और कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो यह ली गई है बताइए। तो यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। यहीं पर आयरलैंड की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना राष्ट्रपति द्वारा, ये यहाँ से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है और मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। तो पूछे जाते हैं अक्सर ये भी। क्वेश्चन नंबर 98, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, यानी सरल टाइप के ही हैं, ज़्यादातर सरल मीडियम वाले हैं, टफ वाले नहीं मिले मुझे कोई भी। तो यहाँ पर इसमें कोई भी टफ वाला प्रश्न खास नहीं दिखा, 1-2 को छोड़कर। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर ए 1562 में। और यहाँ पर देखिए 1562 में दास प्रथा का अंत, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, जजिया कर 1564 में, और 85 की बात करें तो राजधानी लाहौर स्थानांतरित की थी। राजधानी लाहौर स्थानांतरित, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कब की थी? 1585 में। 64 जजिया कर, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1564 जजिया कर, दास प्रथा 62 और तीर्थ यात्रा 1563। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 99वां क्वेश्चन, सिडबी बैंक का मुख्यालय है। सिडबी बैंक का मुख्यालय है मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर लखनऊ। मुंबई, दिल्ली, पुणे या फिर लखनऊ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का। तो जी हाँ, इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ है। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की जाती है, इस बैंक की स्थापना की जाती है और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, 1990 में इसकी स्थापना होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है। देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा है यहाँ पर कि भारत का पहला जैविक राज्य किसे घोषित किया गया था? तो यह आपको बताना है भारत का पहला जैविक राज्य। तो इसका आंसर आप सभी देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम को देंगे। तो देखिए सिक्किम आपको सही आंसर है। और 2 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए कि सिक्किम के वर्तमान सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमें अभी इसके 4 सेट और करवाने हैं। यहाँ पे आज हमने लेवल सरल रखा था, 2 लेवल टफ वाले रखेंगे, 2 और लेवल यहाँ पे सरल वाले रखेंगे। तो हर प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। और बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, जो अभी हमने PDF कंटेंट की बात की थी, बहुत सारे मैसेज हमें आए जिस कारण हमें यहाँ पे क्लास में देर हो गई है, क्योंकि सुबह से कम 40-50 फ़ोन हमें यहाँ पे स्पेशली आए, काफ़ी मैसेज हमें आए, जिस कारण हमें कंटेंट बनाने में थोड़ा समय लग गया है। लेकिन जल्द ही आपके लिए क्लासेस रेगुलर रहेगी, कल से ही रेगुलर रहेगी। और कल की क्लास की बात करें तो कल यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट आपको सोल्व कराया जाएगा, यूके एसएससी का एक पेपर सोल्व कराया जाएगा। साथ ही हिंदी के यहाँ पर 50 प्रश्न आपको सोल्व करवाए जाएंगे कल की क्लास में। और इसके अलावा उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन भी हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल की क्लास का शेड्यूल यहाँ पर ये है, और टाइम आपको बता देंगे दोस्तों। लगभग 5 PM के आसपास क्लासेस होंगी, और एक क्लास रात को होगी, एक क्लास दिन में 2 के आसपास हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं फिर आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।